हेलो दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के विज्ञान सब्जेक्ट के राजन सीरीज का अति लघुत्तरी प्रश्न को पढ़ेंगे। अति लघुत्तरी प्रश्न का ये पहला क्लास है। आज हम लोग एक ही क्लास में पूरा अति लघुत्तरी प्रश्न को ख़त्म कर लेंगे। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। अति लघुत्तरी प्रश्न का पहला प्रश्न है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग से आप क्या समझते हैं। ये प्रश्न 2023 में पूछा हुआ था। उत्तर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग बारिश के पानी को जमा करने का एक तरीका है जिसका इस्तेमाल बाढ़ में खेती के लिए किया जाता है। देखिए यहाँ पे बाढ़ में तो ऑलरेडी पानी भरा होता है चारों तरफ, बाढ़ में नहीं, यहाँ पे होगा सूखे में। सूखे में खेती के लिए किया जाता है। इस विधि में जल का संरक्षण किया जाता है। इससे धरती में पानी का स्तर भी बढ़ जाता है। प्रश्न संख्या दूसरा है, पदार्थ की कौन सी अवस्था है जिसमें पदार्थ का आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है। ये भी प्रश्न 2023 में पूछा हुआ था। तो इसका उत्तर हो जाएगा द्रव अवस्था। द्रव अवस्था जैसे 1 लीटर पानी है तो उसका आयतन 1 लीटर है। तो 1 लीटर वो पानी का आयतन निश्चित है लेकिन उसका आकार अनिश्चित है। आप जिस भी बर्तन में डालेंगे उसका वो स्वरूप धारण कर लेगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, दोलन गति किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। ये प्रश्न 2023 में पूछा हुआ था। उत्तर, किसी आधार से लटकी हुई कोई वस्तु अपनी विरामावस्था से इधर उधर गति करती है तो इस गति को दोलन गति कहते हैं। उदाहरण के रूप में है दीवार घड़ी से हिलता हुआ पेंडुलम। ये घड़ी के नीचे पेंडुलम लगा होता है, ऐसे जो माध्य स्थिति के इधर उधर दाएं बाएं ये अपनी गति को दोहराता है, इसी को दोलन गति कहते हैं। झूला भी इसका उदाहरण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, यौगिक किसे कहते हैं। उत्तर, वे शुद्ध पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग से निश्चित अनुपात में मिलने से बनते हैं, ऐसे पदार्थ यौगिक कहलाते हैं। ये भी प्रश्न 2023 में पूछा हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, मृत्योपजीवी से आप क्या समझते हैं। ये भी प्रश्न 2023 में पूछा हुआ था। उत्तर, वे सभी जीव जो अपना भोजन मृत एवं सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं मृत्योपजीवी कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करती है तो इस गति को क्या कहते हैं। तो उत्तर, दोलन गति कहते हैं। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है पिछले प्रश्न में कि दोलन गति किसे कहते हैं। तो डिफिनीशन, इसका प्रश्न जो था यही डिफिनीशन में था। यहाँ पे डिफिनीशन दे दिया है, पूछ रहा है कि कौन सा गति है, तो दोलन गति है। प्रश्न संख्या 7 है, तलछट्टीकरण की प्रक्रिया समझाइए। उत्तर, द्रव में अविलय ठोसों के मिश्रण से हल्के तथा भारी अवयव को निथारना ही तलछट्टीकरण कहलाता है। प्रश्न संख्या 8 है, घूमते हुए लट्टू में किस प्रकार की गति होती है। उत्तर, घूमते हुए लट्टू में घूर्णन गति होती है। देखिए वैसे देखा जाए तो लट्टू में दोनों प्रकार की गति होती है। लट्टू तो अपने ऐसे गोल 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 अपनी जगह पे भी, अपनी धुरी पे भी घूमता है, तो ये घूर्णन गति हो जाएगा। अपनी धुरी पे घूमते हुए वो ऐसे वृत्ताकार पृष्ठ पे भी घूमता है, इसको वृत्तीय गति कहते हैं। ये वृत्तीय गति भी हो जाएगा। लेकिन मुख्यतः जो होता है, जो लट्टू ज़्यादातर वो अपने अक्ष पे ही घूमता है, धुरी पे, इसलिए घूर्णन गति लट्टू की गति मानी जाएगी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9, हमारे शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं। उत्तर, हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं। आँख, नाक, कान, जीभ तथा त्वचा। ज्ञानेंद्रियों से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, मतलब जानकारी मिलता है। जैसे आँख से किसी भी वस्तु को देखते हैं, नाक से सूंघते हैं, कान से सुनते हैं, जीभ से टेस्ट करते हैं तथा त्वचा से हमें स्पर्श पता चलता है। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियों से हमको जानकारी मिलती है किसी भी चीज़ के बारे में। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10, सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है। ये प्रश्न 2018 में पूछा हुआ था। उत्तर, वायरस यानी विषाणु। वायरस को हिंदी में विषाणु कहते हैं और सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है वायरस को, क्योंकि वायरस जो होता है
सजीवों में सजीवों के जैसा बिहेव करता है, मतलब व्यवहार करता है, और निर्जीव में निर्जीवों के जैसा, मतलब निर्जीव पड़ा रहता है। प्रश्न संख्या 11 है, पुष्प के नर अंग का नाम लिखिए। उत्तर पुंकेसर। पुंकेसर जो होता है वो पुष्प के नर अंग का नाम होता है। ये भी प्रश्न 2018 में पूछा हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, ठोस पदार्थों की आकृति एवं आयतन कैसी होती है। तो ठोस पदार्थों की आकृति एवं आयतन निश्चित होती है, उसका आकार भी निश्चित होता है, जैसे पुस्तक होता है या डस्टर हो गया, चाक हो गया, इन सब का आकार भी निश्चित होगा। ये अपने अवस्था, इसका आकार बदल नहीं सकता, और इसकी आयतन भी निश्चित होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है। उत्तर पत्तियों का रंग हरा पर्णहरिम यानी क्लोरोफिल के कारण होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, प्रकाश संश्लेषण के प्रमुख उत्पाद कौन से हैं। उत्तर ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ग्लूकोज को स्टार्च भी कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण के प्रमुख उत्पाद हैं। आगे इसका सूत्र भी दिया है, आगे प्रश्न पूछेगा अति लघुत्री में ही, इसी में आगे दिया है, ये प्रकाश संश्लेषण का सूत्र दिया है, उसमें हम लोग और अच्छे से स्पष्ट समझेंगे कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण होता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। प्रश्न संख्या 15 है, पौधों के कितने भाग होते हैं, उनके नाम बताइए। उत्तर पौधों के 5 भाग होते हैं, जड़, तना, पत्ती, फूल, फल। प्रश्न संख्या 16 है, परागकण में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। उत्तर ड्रोसोफिला में 8 गुणसूत्र, मक्का में 20, टमाटर में 24 तथा आलू में 48 होते हैं। परागकण में गुणसूत्रों की संख्या पूछा है कितनी होती है, लेकिन ये किसी का नाम नहीं दिया है कि किस में पूछ रहा है, किसी भी पादप का नाम नहीं दिया है, इसलिए आप दो चार के बारे में बता देंगे। जैसे ड्रोसोफिला में 8 गुणसूत्र, मक्के में 40, टमाटर में 24, आलू के पौधे में 48 होते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है, यह किस पदार्थ की बनी होती है। उत्तर कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है, कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, जंतुओं एवं पौधों में समानता बताइए। उत्तर जंतुओं और पौधों में समानता, पहला है वृद्धि। जंतु तथा पौधों में वृद्धि होती है, समय के साथ साथ वे बड़े होते हैं, ये समानता है। जंतु में भी वृद्धि होगी, उनके आकार में परिवर्तन होगा, और पौधे में भी। दूसरा है आकार, जंतुओं का आकार निश्चित अवस्था में ही फैलता है, जबकि पौधों का आकार विशाल रूप ले लेता है। ये तो अंतर हो गया। यहाँ समानता पूछा हुआ है, आप जब भी आंसर लिखेंगे किसी भी प्रश्न का एग्जाम में, तो प्रश्न को ध्यान में रखते हुए लिखेंगे। देखिए ये तो आंसर चल जाएगा, लेकिन ये एप्रोप्रिएट आंसर नहीं होगा, इसमें समानता पूछा है। आकार हेडिंग लिख के आप लिख सकते हैं कि जंतुओं और पौधों के आकार में समय के साथ परिवर्तन होता है, यानी दोनों के आकार में परिवर्तन होता है, ऐसा लिख सकते हैं। या दोनों वृद्धि करते हैं, वृद्धि तो ऊपर हम लोगों ने पढ़ लिया है, आकार में परिवर्तन होता है, ऐसा लिख सकते हैं। ये भी चल जाएगा। लेकिन अगला जो पॉइंट है, श्वसन क्रिया। पौधे श्वसन क्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जबकि जीव जंतु, देखिए यहाँ गलत दिया हुआ है, पौधे श्वसन क्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, ऐसा नहीं है। पौधे भी जब श्वसन क्रिया करते हैं तो ऑक्सीजन ही लेते हैं, और जंतु भी जब श्वसन क्रिया करते हैं तब वो ऑक्सीजन ही लेते हैं। जब पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है तब कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ना कि जब श्वसन करता है। तो आप इसको सुधार लेंगे, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और ऑक्सीजन छोड़ेगा, लेकिन जब भी श्वसन वो करता है, श्वसन के दौरान ही ऑक्सीजन ही लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। और जंतु भी ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ये समानता में हो जाएगा। श्वसन क्रिया समानता ही पूछा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, पुष्प क्या है। उत्तर पुष्प पौधों का सबसे आकर्षक भाग होता है, पत्तियों के रूपांतरण को पुष्प कहा जाता है। प्रश्न संख्या 20 है, खिड़कियों में किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है। उत्तर
साधारण या मृदु कांच का खिड़कियों में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, सजीव किसे कहते हैं? उत्तर, सजीव लिविंग बीइंग। हाथी, घोड़ा, बिल्ली, बंदर, मानव, पेड़ पौधे जब तक जीवित रहते हैं वे सजीव कहलाते हैं, क्योंकि इनमें वृद्धि, पोषण, श्वसन क्रिया, प्रजनन एवं निश्चित जीवन चक्र आदि जैसे कुछ सामान्य लक्षण पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 22 है, निर्जीव किसे कहते हैं? उत्तर, वे वस्तुएं जिनमें जीवन नहीं होता है निर्जीव कहलाते हैं, जैसे मेज, कुर्सी, वाहन आदि। प्रश्न संख्या 23 है, जड़ का प्रमुख कार्य बताइए। तो जड़ का पहला कार्य है भूमि से जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण करने का कार्य करती है, और दूसरा पौधों को भूमि में स्थिर रखती है। ये दो काम हो जाएंगे जड़ के। प्रश्न संख्या 24 है, पेड़ पौधों में अलैंगिक जनन की विधियां कौन कौन सी हैं? अथवा पेड़ पौधों में अलैंगिक जनन की विधियों के नाम लिखिए। उत्तर है, पहला है मुकुलन, दूसरा है खंडन, तीसरा बीजाणुओं द्वारा और चौथा है कायिक प्रवर्धन। ये अलैंगिक जनन है पौधों के। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, वृत्तीय गति तथा व घूर्णन गति का एक उदाहरण लिखिए। उत्तर, पहला है लट्टू का फिरना घूर्णन गति का उदाहरण है। लट्टू का अपनी धुरी पे बार बार घूमना ये घूर्णन गति है। और दूसरा है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का गति करना वृत्तीय गति कहलाता है। जैसे ये सन हो गया और इसके चारों तरफ ऐसे पृथ्वी घूमती है, इसको वृत्तीय गति कहते हैं। जो पृथ्वी होती है अपनी धुरी पे भी घूमती है, जिससे दिन रात होता है। एक 24 घंटे में वो अपनी धुरी पे घूम जाती है और 365 दिन में लगभग वो सूर्य के चारों तरफ घूम जाती है। तो स्पेसिफिक यहाँ लिखा हुआ है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति का करना वृत्तीय गति कहलाता है, क्योंकि नाम दे के बता दिया है कि सूर्य के चारों ओर घूम रही है। और जो ऐसे आप नहीं लिख सकते हैं कि पृथ्वी की गति वृत्तीय गति, ऐसा नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी दोनों गति करती है, अपनी धुरी पे भी घूमती है, ये घूर्णन गति हो जाएगा, और ये सूर्य का चक्कर भी लगाती है, ये वृत्तीय गति हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26, पौधों की पत्तियों में होने वाली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का समीकरण लिखिए। ये प्रश्न 2022 में पूछा हुआ था। उत्तर है 6CO2 प्लस 12H2O, यानी CO2 और कार्बन मिलके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरित लवक पत्तियों में जब उपस्थित रहेगा तब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, और उत्पाद क्या बनेगा? C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, यानी ग्लूकोज बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे, और ये फ्लोएम द्वारा पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचा दिया जाता है। प्रश्न संख्या 27 है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक कण आधा चक्कर लगाता है, तो इस दशा में कण द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया है, वृत्तीय पथ की त्रिज्या दिया है r बराबर 4 सेंटीमीटर, और कण द्वारा आधे चक्कर में तय की गई दूरी हमको निकालना है। तो आप जानते हैं कि जब वृत्तीय पथ दिया है ऐसे, तो एक चक्कर कब लगाएगा? एक चक्कर इसी परिधि ही लगाएगा, जो परिधि की लंबाई होगी वही इसका चक्कर का लंबाई होगा, एक चक्कर का। लेकिन वो आधे चक्कर का पूछ रहा है, यानी केवल इतना का पूछ रहा है, ऊपर वाले या नीचे वाला कोई ले सकते हैं, इतना पूछ रहा है। चूँकि परिधि का सूत्र होता है 2πr, जब आधे चक्कर का पूछ रहा है तो इससे 2 से भाग दे देंगे, तो 2 से 2 कट जाएगा, केवल πr बचेगा। तो देखिए यहाँ पे है कण द्वारा आधे चक्कर तय की गई दूरी बराबर πr सूत्र लगा देंगे, जो लंबाई आएगा वही उसके द्वारा तय की गई दूरी आएगी। तो πr है, तो r का मान यहाँ पे दिया है, वृत्तीय पथ की त्रिज्या, इसी को तो r कहते हैं। ये r दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, और πr में जब सूत्र में रखेंगे, पाई की वैल्यू होती है 22/7, अथवा इसको दशमलव में बदलेंगे तो 3.14 होता है, गुणे r का मान 4 सेंटीमीटर।
जब इसमें गुणा करेंगे तो 4 चौको 16 के 6 हासिल 1 4 एकम 4 1 5 और 4 तिहाई 12 यानी 12.56 सेंटीमीटर आ गया कण द्वारा आधे चक्कर में तय की गई दूरी। अब इसमें विस्थापन पूछा है। विस्थापन देखिए किसे कहते हैं, सबसे पहले आप समझिए कि विस्थापन किसे कहते हैं। ये हो गया वृत्त। अब कोई कण यहाँ से चलना मान लीजिए शुरू करता है, यहाँ से ऐसे घूम के आ रहा है, घूम के फिर यहीं पहुँच जा रहा है, तो इसके द्वारा तय की गई दूरी 2πr हो जाएगा, यानी पूरी परिधि की लंबाई ज्ञात करेंगे तो ये इसके द्वारा तय की गई दूरी होगी। विस्थापन देखेंगे तो विस्थापन 0 हो जाएगा क्योंकि वो वहीं पे आ गया ना। तो प्रारंभिक स्थिति से जो अंतिम स्थिति होती है उसके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब जो सबसे कम दूरी होती है उसी को विस्थापन कहते हैं। तो ये कण वृत्तीय पथ पर आधा चक्कर लगा रहा है, तो देखिए ये वृत्तीय पथ हो गया। ये मान लीजिए वो यहाँ से शुरू किया तो ये आधा चक्कर ये ऊपर से ऐसे गया फिर यहाँ पे आया, आधा चक्कर यही तो होगा। यहाँ पे देखिए अगर जो ऊपर से घूम के आ रहे हैं तब तो ये दूरी हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। लेकिन विस्थापन निकालना है तो विस्थापन जो प्रारंभिक स्थिति से जब से नियरेस्ट मतलब सबसे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसी को विस्थापन कहते हैं। जो सबसे कम दूरी देखिए डायरेक्ट होगा, यही डायरेक्ट होगा यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक। तो ये भी वृत्त का केंद्र है। एक तरफ की लंबाई इसको आर कहते हैं, यानी आर मतलब त्रिज्या, और दूसरी तरफ की भी दूरी को भी आर ही कहेंगे। तो आर आर मिल के 2r हो जाएगा विस्थापन। आर दिया है 4 सेंटीमीटर, तो 2r की वैल्यू निकालेंगे। कण द्वारा आधे चक्कर में विस्थापन 2r, 2 गुणे आर की वैल्यू 4 है तो 4 दूना 8, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा कण का विस्थापन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। बीजों के प्रकीर्णन की दोलछेप प्रक्रिया क्या है? उत्तर, फल के निरंतर हिलने डुलने के कारण बीज हवा में बिखर जाते हैं, इसे दोलछेप प्रक्रिया कहा जाता है, जैसे पोस्ता में। प्रश्न संख्या 29 है, प्रकीर्णन क्या है, इसकी प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं? उत्तर, परागकणों बीजों का वातावरण में फैलना प्रकीर्णन कहलाता है। प्रकीर्णन की प्रमुख विधियां इस प्रकार हैं। पहला है जल द्वारा, दूसरा है हवा द्वारा, तीसरा है कीटों द्वारा और चौथा है पक्षियों द्वारा। प्रकीर्णन मतलब होता है कि वातावरण के किसी विधि द्वारा परागकणों का यानी बीजों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना और वहाँ उसका निर्माण यानी अंकुरण या फिर वहाँ दूसरा पौधा बन जाता है बीज से, उसी को प्रकीर्णन कहते हैं। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक के जाने की प्रक्रिया को। प्रश्न संख्या 30 है, पौधों में कितने प्रकार से जनन होता है? उत्तर, पहला है वर्धी जनन, दूसरा है अलैंगिक जनन और तीसरा है लैंगिक जनन। ये पौधों के में जनन की प्रक्रिया की विधि है। प्रश्न संख्या 31 है, पत्ती के प्रमुख भागों का नाम लिखिए। ये प्रश्न 2022 में पूछा हुआ था। उत्तर, पत्ती के 3 प्रमुख भाग होते हैं। पहला है पर्णाधार, दूसरा है पर्णवृंत और तीसरा है पर्णफलक। प्रश्न संख्या 32 है, 1 माइक्रोमीटर में कितने पिकोमीटर होते हैं? तो 1 माइक्रोमीटर में पिकोमीटर 10 पे 6 पिकोमीटर होता है। बस इतना ही पूछा है, लेकिन यहाँ पे देखिए एडिशनल भी दे दिया है कि 1 माइक्रोमीटर में 10 पे माइनस 6 मीटर, 1 पिकोमीटर में 10 पे माइनस 12 मीटर और 1 माइक्रोमीटर में 10 पे 6 पिकोमीटर। लेकिन पूछा है आपको 1 माइक्रोमीटर में कितने पिकोमीटर होते हैं, तो आप नीचे वाला ही लिखेंगे, 1 माइक्रोमीटर में 10 पे 6 पिकोमीटर। ये भी प्रश्न 2022 में पूछा हुआ था। प्रश्न संख्या 23 है, बेलन की लंबाई तथा वृत्त के व्यास मापन के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वर्नियर कैलिपर्स का। वर्नियर कैलिपर्स के द्वारा बेलन की लंबाई तथा वृत्त के व्यास का मापन लिया जाता है। ये भी प्रश्न 2022 में पूछा हुआ था। प्रश्न संख्या 34 है, उपापचय क्रिया कितने प्रकार की होती है? उत्तर, यह क्रिया 2 प्रकार की होती है। पहला है उपापचय, दूसरा है अपचय। देखिए यहाँ पे उपापचय क्रिया तो दिया ही है, इसी का प्रकार उपापचय थोड़ी हो सकता है, इसको उपचय कहते हैं। उपचय का अर्थ होता है छोटे छोटे कण मिलकर जब बड़े कण का निर्माण होता है उसे उपचय कहते हैं। एक होता है उपचय और दूसरा होता है अपचय। अपचय में
बड़े कण का छोटे छोटे कणों में परिवर्तन होता है, उसको अपचय कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35। ठोस पदार्थों की आकृति एवं आयतन कैसे होते हैं? उत्तर, ठोस आकृति की आकार एवं आयतन, आकृति और आयतन निश्चित होता है। ये प्रश्न रिपीट हो रहा है, इसके पहले भी आया था, आज के ही क्लास में पीछे हम लोगों ने पढ़ा है। प्रश्न संख्या 36 है, परमाणु किसे कहते हैं? उत्तर, परमाणु तत्व तो वह छोटे से छोटा भाग है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। प्रश्न संख्या 37 है, चौड़ी, मोटी तथा कटीली संरचना वाले मरुद्भिद पौधों का एक नाम लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा नागफनी। प्रश्न संख्या 38 है, घर्षण बल को कम करने के उपाय बताइए। उत्तर, मशीनों के कल पुर्जों को घिसने एवं टूटने से बचाने हेतु उनके संपर्क तल के मध्य स्नेहक तेल या ग्रीस लगाकर उनके घर्षण बल को कम किया जाता है। प्रश्न संख्या 39 है, पुष्प के मादा अंग का नाम लिखिए। ये प्रश्न 2019 में पूछा हुआ था। उत्तर, जायांग। जायांग जो होता है उसके मादा अंग का नाम होता है। उसका एक और नाम है स्त्री केसर। स्त्री केसर भी मादा अंग का, इसी को जायांग को ही स्त्री केसर कहते हैं। प्रश्न संख्या 40 है, सजीव का एक लक्षण लिखिए। ये प्रश्न 2019 में पूछा हुआ था। उत्तर, सजीव में सभी प्रकार की क्रियाएं होती हैं, जैसे श्वसन, पोषण, उत्सर्जन इत्यादि। प्रश्न संख्या 41 है, शाकाहारी तथा मांसाहारी जंतुओं के दो दो नाम लिखिए। उत्तर, शाकाहारी जंतु के नाम है बकरी और खरगोश, और मांसाहारी जंतु के नाम है शेर और चीता। प्रश्न संख्या 42 है, पदार्थ की कितनी भौतिक अवस्थाएं होती हैं? उत्तर, 3 प्रकार की होती हैं पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं, ठोस, द्रव तथा गैस। ये प्रश्न 2019 में पूछा हुआ था। प्रश्न संख्या 43 है, समय का मानक मात्रक क्या है? उत्तर, सेकेंड, यानी समय का मानक मात्रक सेकेंड होता है। ये भी प्रश्न 2019 में पूछा हुआ था। प्रश्न संख्या 44 है, जंतुओं एवं पौधों में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, जंतुओं एवं पौधों में अंतर। पहला अंतर है, पौधों के में ऊपर की वृद्धि होती है, ये काफ़ी ऊंचाई तक बड़े हो जाते हैं, जबकि जंतु कुछ ऊंचाई तक ही बड़े होते हैं। यानी जंतुओं में वृद्धि कुछ निश्चित समय तक ही होती है, और पौधे काफ़ी लंबे समय तक बढ़ते रहते हैं और वो बहुत विशाल रूप धारण कर लेते हैं। दूसरा है, पौधों और जंतुओं में संवेदना शक्ति होती है। जीवों में संवेदना शक्ति अधिक होती है, ये उसको प्रकट कर सकते हैं, जबकि पौधे अपनी संवेदना शक्ति को प्रकट नहीं कर पाते हैं। इसमें बता रहा है कि संवेदना शक्ति दोनों में होती है, यानी पौधे और जंतुओं में, लेकिन जो प्रकट केवल जंतु करते हैं, और जो पौधे होते हैं ये प्रकट नहीं कर पाते हैं। जैसे, और जो बिजली का शॉक देंगे आप जंतु को, तो जंतु चिल्लाने लगेगा या फिर वो बेहोश हो जाएगा। ये संवेदना है, संवेदना को प्रकट कर रहा है, तुरंत उसमें दिखेगा। लेकिन आप किसी पौधे में बिजली का शॉक देंगे तो सूख जाएगा बाद में, लेकिन तुरंत वो आवाज़ नहीं करेगा और बेहोश नहीं होगा, कुछ पता, वो अपनी संवेदना नहीं दिखा पाएगा। यही है प्रश्न संख्या। इसमें पॉइंट संख्या तीसरा है, पौधे प्रकाश की उपस्थिति में ही बढ़ते हैं, जबकि जीव की वृद्धि हेतु प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तीसरा अंतर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45, दूध किस प्रकार का मिश्रण है? उत्तर, दूध समांगी मिश्रण है। प्रश्न संख्या 46 है, पत्तियों का मुख्य कार्य लिखिए। ये प्रश्न 2018 में पूछा हुआ था। उत्तर, पत्तियों का मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना है। प्रश्न संख्या 47 है, विद्युतीय बल किसे कहते हैं? ये भी प्रश्न 2018 में पूछा हुआ था। उत्तर, विद्युत बल के कारण जब चीज़ें किसी ओर आकर्षित होने लगती हैं तो उसे विद्युतीय बल कहते हैं। जैसे प्लास्टिक के स्केल को सूखे कागज से रगड़ कर टुकड़ों के पास ले जाया जाए तो कागज के टुकड़े प्लास्टिक के स्केल की ओर आकर्षित होने लगते हैं, ऐसा विद्युतीय बल के कारण होता है। प्रश्न संख्या 48 है, मछली के जल में रहने के लिए कौन कौन से अनुकूलन अंग सहायक हैं? उत्तर, पहला है धारा रेखी प्रवाह, दूसरा है पंख और तीसरा है गलफड़े।
धारारेखी परिवार पर धारारेखी शरीर का मतलब है कि मछली का शरीर ऐसे नाव के आकार का होता है, इसी को धारारेखी है, जिससे उसको उसमें तैरने में, चलने में आसानी होती है, तैरने में आसानी होती है। और उसके पंख भी छोटे-छोटे होते हैं, जिससे वो आसानी से पानी में तैर सकती है। और गलफड़े जो होती है, इससे वो साँस लेती है। ये प्रश्न 2018 में पूछा हुआ था। प्रश्न संख्या 49 है, कीट-बच्ची पौधे की विशेषता तथा नाम लिखिए। उत्तर, कीट-भक्षी पौधे दलदली भूमि में उगते हैं। इस कारण इन पौधों को नाइट्रोजन प्राप्त नहीं होती है, इसलिए ये प्रोटीन का निर्माण नहीं कर पाते हैं और प्रोटीन की आवश्यकता को पूरा करने हेतु यह कीटों का पाचन करते हैं, जैसे ड्रोसेरा, घटपड़ी, यूट्रिकुलेरिया। यूट्रिकुलेरिया होता है जो जल में पाया जाने वाला कीटभक्षी पौधा है। ये भी प्रश्न पूछता है, यूट्रिकुलेरिया वाला। प्रश्न संख्या 50 है, जलीय पौधे के तने एवं पत्ती की एक-एक विशेषताएं बताइए। उत्तर, जलीय पौधों के तनों के अंदर असंख्य रिक्त स्थान होते हैं, जिन्हें वायु कोष्ठ कहा जाता है, जिनमें वायु भरी रहती है, जैसे जलकुंभी। कमल तथा कुमुदनी के पौधों की पत्तियां चपटी होती हैं और इनकी सतह मोम जैसी चिकनी होती है, इससे पत्तियां गीली नहीं होती। चपटी होने के कारण यह पानी की सतह पर तैरती हैं। प्रश्न संख्या 51 है, अलैंगिक जनन की दो विधियों प्रकारों के नाम लिखिए। उत्तर, पहला जो हो जाएगा मुकुलन और दूसरा विखंडन। ये भी प्रश्न रिपीट हो रहा है। प्रश्न संख्या 52 है, घर्षण बल किसे कहते हैं? ये प्रश्न 2019 में पूछा हुआ था। उत्तर, किन्हीं दो सतह के संपर्क तलों के मध्य सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। प्रश्न संख्या 53 है, भूमिगत तने के रूपांतरण में अदरक के रूपांतरण का नाम लिखिए। उत्तर, अदरक के तने के रूपांतरण को प्रकंद कहते हैं। प्रश्न संख्या 54 है, गति के द्वितीय नियम को परिभाषित कीजिए। उत्तर, गति के द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु पर बाह्य से लगाया गया बल F उस वस्तु के द्रव्यमान m तथा उस वस्तु के बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण a के गुणनफल के बराबर होता है। यानी किसी वस्तु पर बाह्य से लगाया गया बल यानी F बराबर होता है m इंटू a, जहाँ m द्रव्यमान है, a त्वरण है और जो F है ये तो बल है। यही जो होता है गति का दूसरा नियम, यानी लगाया गया बल द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होगा हर स्थिति में। प्रश्न संख्या 55 है, पारदर्शी तथा अपारदर्शी को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, पारदर्शी वे पदार्थ हैं जिनके आर पार हम देख सकते हैं, इनमें पारदर्शिता का गुण होता है। और अपारदर्शी वे पदार्थ जिनके आर पार देखा नहीं जा सकता है, उनमें अपारदर्शिता का गुण होता है। प्रश्न संख्या 56 है, डॉक्टरी थर्मामीटर में हम मानव शरीर के डिग्री सेंटीग्रेड में किस सीमा के अंतर्गत ताप माप सकते हैं? उत्तर, डॉक्टरी थर्मामीटर में हम मानव शरीर के तापमान को 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक माप सकते हैं। अगला प्रश्न है 57, क्लोरोफिल के दो प्रमुख कार्य बताइए। उत्तर, इसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है और दूसरा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य के प्रकाश को क्लोरोफिल अवशोषित करता है। अगर क्लोरोफिल ना हो तो पौधे भोजन अपना नहीं बना पाएंगे। प्रश्न संख्या 58 है, वर्धी जनन की दो विधियां बताइए। उत्तर, जड़ों द्वारा वर्धी जनन, जैसे उदाहरण है डहेलिया, शकरकंदी और डहेलिया में वर्धी जनन होता है जड़ों द्वारा। दूसरा है तनों द्वारा वर्धी जनन, जैसे उदाहरण है आलू, प्याज, हल्दी, लहसुन यानी लहसुन। प्रश्न संख्या 59 है, जड़ के प्रकार बताइए। उत्तर, पहला है मूसला जड़ और दूसरा है अपास्थनिक जड़। जो मूसला जड़ होता है, इसमें एक मोटा जड़ आता है और क्रमशः वो पतला होता चला जाता है और इसमें से छोटे छोटे रेशे निकले होते हैं,
जैसे गाजर होता है, गाजर एक प्रकार का जड़ ही होता है और ये मूसला जड़ हो जाएगा। और कई सारे पौधे हैं, जैसे आम का भी वृक्ष है, उसमें भी मूसला जड़ होता है, मोटे मोटे जड़ निकले होते हैं और क्रमशः पतले होते चले जाते हैं। जो अपस्थनिक जड़ होता है वो शुरू से ही जैसे भूमि में जड़ जाता है, स्टार्ट होता है, वैसे ही ऐसे समान आकृति के, समान मोटाई के ऐसे जड़ निकले होते हैं। इसको अपस्थनिक जड़ कहते हैं। प्रश्न संख्या 60 है, अलैंगिक जनन की दो विधियां बताइए। उत्तर, विखंडन द्वारा और दूसरा मुकुलन द्वारा। यह अलैंगिक दो प्रकार के जनन की विधियां हैं। प्रश्न संख्या 61 है, 3 कीटबच्ची पौधों के नाम बताइए। उत्तर, पहला है ड्रोसेरा, दूसरा नेपेंथिस और तीसरा है यूट्रिकुलेरिया। प्रश्न संख्या 62 है, सरसों के पुष्प के विभिन्न अंगों के नाम लिखिए अथवा पुष्प के प्रमुख 4 भागों के नाम लिखिए। उत्तर, पहला है बाह्य दलपुंज, दूसरा है दलपुंज, तीसरा है पुमंग और चौथा है जायांग। ये प्रश्न 2022 में पूछा हुआ था। पुष्प के मुख्य 4 भागों के नाम लिखिए। आप किसी भी पुष्प का नाम देके, स्पेसिफिक नाम देके पूछेगा तो ये आप चारों लिख सकते हैं, क्योंकि सारे पुष्प में वाह दलपुंज भी होता है, दलपुंज भी होता है और पुमंग भी होता है और जायांग भी होता है। या पुष्प का पूछे या किसी का नाम देके पूछे तो आंसर यही लिखेंगे आप। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 63, भंगुर एवं अभंगुर पदार्थ किसे कहते हैं? प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। उत्तर, पहला है भंगुर पदार्थ, वे पदार्थ जिनमें शीघ्र ही चूर्ण बन जाने का गुण पाया जाता है भंगुर पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कांच, कोयला आदि। शीघ्र चूर्ण बनने का मतलब है जब उस पर प्रहार किया जाता है तब चूर्ण बनता है। जैसे कि जो कांच होता है उस पर आप हथौड़े से, आप किसी भी चीज़ से जब वार करेंगे, मारेंगे तो वो चकनाचूर हो जाएगा, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। कोयला भी इसी प्रकार का होता है, जब उसको मारेंगे तो वो टूट जाएगा टुकड़ों में। इसको भंगुर पदार्थ करते हैं। और दूसरा है अभंगुर पदार्थ, वे पदार्थ जिनमें शीघ्र चूर्ण बनने का गुण विद्यमान नहीं होता है अभंगुर पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लोहा और तांबा। लोहा तांबा को आप कितना भी पीटे वो टूटते नहीं है, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित नहीं होंगे, इसलिए ये अभंगुर पदार्थ कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 64 है, ऊर्ध्वपातन से क्या तात्पर्य है? लिखिए। ये प्रश्न 2018 में पूछा हुआ था। उत्तर, ऊर्ध्वपातन वे सभी पदार्थ जो गर्म करने पर बिना द्रव के बदले सीधे गैस में बदल जाते हैं ऊर्ध्वपातन कहलाते हैं, और यह क्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है, जैसे नौसादर, आयोडीन, कपूर आदि। ये भी प्रश्न हम लोगों ने ऊपर पढ़ लिया था ऊर्ध्वपातन, कि इसको जब हम लोग गरम करते हैं तो ये सीधे वाष्प में बदल जाते हैं, जैसे नौसादर हो गया, आयोडीन और कपूर को ये बिना पिघले ही वाष्प में बदल जाते हैं। प्रश्न संख्या 65 है, मूल मात्रक किसे कहते हैं? कोई 2 उदाहरण दीजिए। उत्तर, वे भौतिक राशियाँ जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं वे मूल राशियाँ कहलाती हैं। इन मूल राशियों के लिए प्रयुक्त मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। उदाहरण, दूरी एवं समय मूल राशियाँ हैं तथा मीटर एवं सेकंड इनके मात्रक हैं। जो मूल राशियाँ हैं ये स्वतंत्र रूप में होती हैं, जैसे दूरी है, इसका जो मूल मात्रक हो जाएगा वो मीटर हो जाएगा, और जो समय का मूल मात्रक होता है वो सेकंड होता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज के क्लास में अति लघुत्तरीय प्रश्न को पढ़ा है, और अगले क्लास से हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न को पढ़ेंगे। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो भी यूपी डीएलएड कर रहे हैं, और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर किसी भी सब्जेक्ट के प्रथम सेमेस्टर के किसी भी सब्जेक्ट का राजन सीरीज देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।